पाठ 1 चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश कक्षा 12 की फिजिक्स हम पढ़ेंगे। लेकिन फिजिक्स पढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम फिजिक्स की परिभाषा जान लेते हैं। फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स फ्यूसियस से मिलकर बना है। फिजिक्स फ्यूसियस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात प्रकृति के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स। अगर हम प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे बादल का बनना, कोहरे का पड़ना, ओस का पड़ना, ये सब क्या होता है? फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे बर्फ़ का पानी बनना, पानी का बर्फ़ बनना, सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आपको आवेश के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहला चैप्टर आपका कक्षा 12 का फिजिक्स यही है कि आपको आवेश के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, वैसे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में, कि आवेश क्या होता है, आवेश के क्या क्या गुण हैं, या आवेश से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पाठ का नाम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अंग्रेजी शब्द जानते रहिए, आगे चल के जो है आप हायर एजुकेशन में, जैसे इसके बाद जो क्लासें होंगी सब आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा आप जो है इन शब्दों का इंग्लिश अर्थ जानते रहिए, मतलब इंग्लिश मीनिंग जानते रहिए, किसको क्या कहते हैं। जनरली रूप से कुछ तो आना ही चाहिए। अब साइंस वाले स्टूडेंट हो तो इतना तो आना ही चाहिए भाई, स्वाभाविक सी बात है। अब पता लगा पढ़ने चले जाए साइंस साइड और आ नहीं रहा थोड़ा सा अंग्रेजी भी, तो क्या मतलब है साइंस साइड पढ़ने का? ऐसा कोई मतलब नहीं है। फिर वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, हम सबसे पहले बात करते हैं आवेश की। किसकी? आवेश की बात करते हैं। चार्ज, आवेश, चार्ज। आवेश के खोजकर्ता थेल्स नामक यूनानी हैं। कहा जाता है कि आवेश के बारे में जिन्होंने सर्वप्रथम जिक्र किया वो कौन है? थेल्स। थेल्स नामक एक दार्शनिक हैं। इन्होंने आवेश के बारे में बताया थोड़ा बहुत, जो कुछ उनको पता था। उन्होंने क्या किया? देखा कि जब वो बाल झाड़ रहे थे अपना कंघे से, तो उसमें देखा कि कुछ जो बाल हैं कंघे से चिपक जाते हैं। कुछ बाल क्या होते हैं? कंघे से चिपक जाते हैं। तो उनको लगा कि ये किस कारण से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ चार्ज आ गया है, कुछ आवेश आ गया है। फिर उसके बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये क्या कर रहे थे? अमेरिका में पतंग उड़ा रहे थे। अमेरिका में जो है पतंगों का, जैसे अपने यहाँ जो होता है मकर संक्रांति के दिन, आप चले जाओ मकर संक्रांति के दिन देखो तो बनारस वगैरह में लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं और क्या करते हैं? उसका कंपटीशन करवाते हैं, जिसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं। 14 जनवरी को, उसी के दिन, मकर संक्रांति के दिन हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो वहाँ अमेरिका में बहुत बड़े बड़े पतंगों का जो है कपड़ों का पतंग बनता था। तो वो क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। तो अचानक मौसम ख़राब हो गया, और मौसम ख़राब होने से क्या हुआ? लाइटिंग हुई, मतलब कुछ लाइटिंग हुई। तो क्या हुआ? उनके वो जो पतंग का धागा पकड़े थे उनको क्या लगा? झटका लगा। उस पतंग के जो यहाँ पे पकड़े थे धागे को, उनको झटका लगा। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये किस कारण। वैसे तो देखा जाए तो अधिकांश लोग कहते हैं कि जो लाइटिंग होती है वो क्या है? लाइट है, प्रकाश है, जबकि प्रकाश नहीं है। जो विद्वान हैं, जो जानते हैं, तो वो बताते हैं कि ये प्रकाश नहीं है। ये क्या है? ये विद्युत है, जो बादलों के आपस में घर्षण से उत्पन्न हुई। किससे? घर्षण के द्वारा। तो क्या किया गया? देखा गया कि घर्षण के माध्यम से जब एक बादल दूसरे बादल को क्या किया? घर्षण किया, मतलब रगड़ा, टकराव हुआ, तो उसमें क्या हुआ? चार्ज, इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। तो यहाँ से इन्होंने इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण क्या होता है ना। ये इन सब के बारे में इन्होंने बताना शुरू कर दिया। तो बताया, देखा कि आवेश
उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया इन्होंने। इसको देने से पहले इन्होंने एक बात इसमें और भी चेक किया, देखा कि एबोनॉइड की छड़ को जो है बिल्ली की खाल से रगड़ के और एक कांच की छड़ को जो है एबोनॉइड बिल्ली की खाल से जो है रगड़ के लटका दिया स्वतंत्रतापूर्वक। देखे ये कांच की छड़ है और एक दूसरी कांच की छड़ जब इसके पास लाते हैं तो देखते हैं कि प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण इसमें होता है। और एक दूसरा लाए और उसको देखे तो उसमें क्या हो रहा था? आकर्षण उल्टा कर दिया इसका। तो उन्होंने कहा कि इसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण मतलब एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको धनावेश इसीलिए कहा जाता है, और जिस पर ऋण चार्ज होता है वो क्या होता है? ऋणावेश। क्या होता है? जब दो पदार्थों का आपस में टकराव होता है, जब घर्षण होता है, जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, मतलब आवेशित हो जाते हैं, उनका घर्षण हो जाता है। तो वो क्या करते हैं? अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, मतलब अंतिम वाली कक्षा को छोड़कर दूसरे वाले कक्षा में चले जाते हैं दूसरे के। तो वही होता है घर्षण। वो उसी का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम बताते हैं आपको, यही घर्षण के माध्यम से क्या होता है? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम देखते हैं जब एक गोले को दूसरे गोले से क्या किया जाता है? घर्षण कराया जाता है आपस में, तो देखा जाता है कि क्या हो रहा है कि इसमें से चार्ज कुछ इसमें चला गया या इसमें से चार्ज कुछ इसमें चला गया। अगर इसमें से चार्ज इसमें चला गया तो क्या हो गया? ये आवेशित हो गया। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। आवेश का क्वांटीकरण, फिर इसके बाद क्या आता है? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर NE से होता है, अर्थात आवेश जो होता है हमेशा पूर्ण गुणित संख्याओं के रूप में भाग लेता है। आवेश कभी पॉइंट में नहीं भाग लेता, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण गुणित संख्याओं के रूप में। जैसे पूर्ण गुणित का क्या मतलब है? n बराबर आपका क्या हो जाएगा? +-2, +-1, +-3 ऐसे हो जाएंगे। मतलब n बराबर 1, 2, 3 पॉइंट में नहीं होगा। लेकिन हाल ही में देखा गया है अमेरिकन साइंटिस्टों द्वारा कि एक जो है अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है, इसको खोजा गया। ये अपवाद क्या है? ये अपवाद रूप में इसको लिखा जाता है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ये है। अभी तक तो पता था कि हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन केवल पूर्ण गुणित संख्याओं के रूप में भाग लेते हैं, बट अब ये इसकी खोज हो गई अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की। और फिर इलेक्ट्रॉन जो आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? यहाँ बताया जा रहा है आवेश का क्वांटीकरण। तो मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में भाग लेते हैं? पूर्ण गुणित संख्याओं के रूप में, मतलब पॉइंट में नहीं होगा। जैसे 0.5 या 0.7 इसके रूप में नहीं मिलेगा आपको, है ना। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, +1 -1 हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट के रूप में नहीं हो सकता। फिर होता है आवेश का क्वांटीकरण। फिर क्या हो गया? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आवेश क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, अर्थात आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और वैसे भी इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम नष्ट और उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ रूप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है उसको क्या कर सकते हैं हम। तो यही होता है आवेश का संरक्षण नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आवेश क्या होता है? नियत होता है। किसी गोले का या किसी पिंड का जो आवेश होता है वो नियत होता है, उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। ये हो गया आवेश उत्पत्ति। अब हम पढ़ेंगे आपको कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम, जो हमको पढ़ना है ना। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम ऐसे नहीं होता कि कूलाम का नियम पढ़ लिए चले गए। कूलाम का नियम जो पढ़ाया जाता है उसमें कई प्रकार के गुण होते हैं। कूलाम का नियम ऐसे हर जगह लागू नहीं हो जाता। कूलाम का जो नियम होता है वो स्थिर वैद्युतिकी में लगता है,
ऐसा नहीं कि एक आवेश गतिशील है और दूसरा स्थिर है, उस पर हम कूलाम का नियम लगा देंगे। या कूलाम के नियम में और भी सीमाएं हैं, जैसे कूलाम का नियम जो निर्वात और वायु के लिए होता है, और उसके दोनों जो आवेश होते हैं, आवेशों के जो दूरियां होती है वो निश्चित होती हैं। ऐसा नहीं कि 15 मीटर पर रख दिया कोई आवेश, ऐसा कुछ नहीं है। तो कूलाम का नियम, इसमें जो हमको पढ़ना है वो क्या है, कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम। कूलाम ने बताया कि यदि कोई दो आवेश, कितने, यदि कोई दो आवेश, कैसे आवेश हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा आवेश हो, आवेश जो होने चाहिए वो क्या हो, थोड़ा बिंदु के आकार के, कैसे आकार के, बिंदु के आकार का आवेश होना चाहिए। Q1 Q2, सपोज दैट ये दो आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं, कहाँ, निर्वात या वायु में रखे हैं, और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। दो बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं जिनके बीच की दूरी r है, और लगने वाला जो बल है वो F है। तो हम इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करेंगे। जैसे आपने 11 में पढ़ा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कि जब दो द्रव्यमान वायु या निर्वात में रखे होते हैं उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण अथवा आकर्षण बल लगता है अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वही यहाँ पे हमको पढ़ना है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। यहाँ पे पढ़ना है आपको, कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटा छोटा आवेश। और ये जैसा हमने इसको बता दिया इतना दूरी पे ना, इतना दूरी पे नहीं होता, ये एकदम पास पास होता है, इतना पास पास कि आप देख भी नहीं सकते, एकदम पास पास बिंदु के आकार का। इसका मतलब बिंदु के आकार का ऐसा, भाई बिंदु किसे कहते हैं, जिसका ना कोई द्रव्यमान होता है, ना कोई भार, ना कोई त्रिज्या। हम मार्कर से रख रहे हैं तो इतना बड़ा हो रहा है, अगर हम पेन से रखेंगे तो बिंदु और छोटा हो जाएगा, है ना। ऐसी बात नहीं है, बिंदु आप जो है कोई भी ले सकते हो, लेकिन बहुत पास पास होता है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना दूर दूर रखा जाता है कि इतना दूर दूर पे होता है, जबकि इतना दूर पे नहीं होता। तो कूलाम ने बताया जो आवेश होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के